दशकों से हम तारों में न केवल ग्रहों की खोज कर रहे हैं, न केवल संकेतों की, बल्कि उन दुर्लभ घटनाओं की भी खोज कर रहे हैं जब ब्रह्मांड में कुछ नियमों का पालन करने से इनकार कर देता है। और अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने शायद ठीक वही खोज लिया है। हमारे सौर मंडल में अब तक दर्ज की गई तीसरी अंतरतारकीय वस्तु 3 एटलस के एक सामान्य अवलोकन के रूप में जो शुरू हुआ था, वह कहीं अधिक विचित्र, कहीं अधिक रहस्यमय और असीम रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। क्योंकि मंगल ग्रह से परे विशाल ठंडे शून्य में वेब ने कुछ ऐसा पता लगाया है जो उसे नहीं लगाना चाहिए था। केवल प्रकाश नहीं, कृत्रिम प्रकाश, एक ऐसी चमक जो किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह की तरह व्यवहार नहीं करती, एक ऐसा संकेत जो परावर्तन या अपवर्तन के किसी ज्ञात भौतिकी नियम का पालन नहीं करता। और अब खगोलविदों और खगोल भौतिकविदों के सामने एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो उन्हें अंदर तक झकझोर देता है। 3 एटलस आखिर है क्या? आइए हम उस डेटा की गहराई में उतरें जिसने अब तक के सबसे पुराने और सबसे भयावह सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। क्या हम अकेले हैं? 3 एटलस को पहली बार सौर मंडल के किनारे पर एक धुंधले बिंदु के रूप में देखा गया था, जो एक ऐसे पथ पर चल रहा था जिसका अनुसरण कोई स्थानीय वस्तु नहीं कर सकती थी। यह स्पष्ट रूप से अंतरतारकीय था, हमारे सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से परे उत्पन्न हुआ किसी अज्ञात शक्ति द्वारा आकाश गंगा में फेंका गया और अब हमारे पड़ोस में चुपचाप बह रहा था। पहले तो इसे इसके पूर्ववर्तियों ओमुआमोआ और बोरिसोव की तरह एक ब्रह्मांडीय जिज्ञासा माना गया, लेकिन इसकी शुरुआती तस्वीरों में भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अधिकांश अंतरतारकीय वस्तुओं के विपरीत 3 एटलस असामान्य रूप से चमकीला था और एक ऐसे तरीके से जो समझ में नहीं आता था। इसका परिमाण इसके अनुमानित आकार या संरचना से मेल नहीं खाता था। यह एक अप्राकृतिक स्थिरता के साथ झिलमिला रहा था। इसकी चमक न तो अपेक्षा के अनुरूप फीकी पड़ रही थी और न ही किसी प्रकार के गैस उत्सर्जन या धूल निकलने के संकेत के साथ भड़क रही थी। परंपरागत धूमकेतु बर्फ के पिघलने से अचानक तेज चमकते हैं, लेकिन यह धूमकेतु स्थिर रहा, मानो इसे अंदर से ऊर्जा मिल रही हो। दुनिया भर की दूरबीनों ने इसे देखने के लिए रुख किया और वेब अपनी अद्वितीय अवरक्त स्पेक्ट्रम में देखने की क्षमता के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसने जो देखा उससे सब कुछ बदल गया। पृथ्वी से 10 लाख मील दूर लांघे पॉइंट पर स्थित जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अदृश्य को देखने, तारों की चकाचौंध को भेदने और अंधेरे में छिपी चीजों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था। 3 नेत्रों वाले एटलस पर इसकी दृष्टि से भ्रम दूर होने की उम्मीद थी। इसके बजाय इसने इसे और बढ़ा दिया। दूरबीन के उपकरणों ने एक केंद्रीकृत तापीय उत्सर्जन का पता लगाया जो सूर्य के प्रकाश के किसी भी प्राकृतिक परावर्तन से मेल नहीं खाता था। आमतौर पर धूमकेतु सूर्य की किरणों के धूल और बर्फ से टकराकर वापस आने के कारण चमकते हैं, लेकिन 3 IE एटलस ने एक आंतरिक तापीय संकेत दिखाया जो कोर से बाहर की ओर विकीर्ण हो रहा था। यह बिखरा हुआ प्रकाश नहीं था, यह उत्सर्जित प्रकाश था। थर्मल मैपिंग से एक ऐसा पैटर्न सामने आया जो प्राकृतिक वस्तुओं के किसी ज्ञात वितरण वक्र का अनुसरण नहीं करता था। यह हल्की अनियमित रूप से स्पंदित हो रही थी और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह अंतराल पर चक्रित होती प्रतीत हो रही थी। इस लय का बार बार दोहराना यादृच्छिकता नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रक्रिया का संकेत दे रहा था। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कुछ वैज्ञानिकों ने कई विचित्र व्याख्याएं प्रस्तावित कीं। रेडियोधर्मी क्षय, सतही घर्षण, परग्रही समस्थानिक। लेकिन जैसे जैसे अधिक डेटा प्राप्त हुआ, वे सिद्धांत धराशायी हो गए। एकमात्र सुसंगत व्याख्या जो बची थी वह थी जिसे कोई भी लिखना नहीं चाहता था। यह वस्तु संभवतः विद्युत संचालित हो रही थी। वेब हबल और स्थलीय वेधशालाओं से प्राप्त आंकड़ों के एकत्र होने के साथ 3 एटलस का एक स्पष्ट स्वरूप उभरने लगा जो किसी भी ज्ञात खगोलीय पिंड से बिल्कुल अलग था। इसका प्रक्षेप पथ इतना सटीक था कि यह अव्यवस्थित नहीं हो सकता था, मानो यह अपना मार्ग स्वयं चुन रहा हो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में सूक्ष्मता से अपना मार्ग समायोजित कर रहा हो। इसका घूर्णन असामान्य रूप से स्थिर था, जिसमें एक लुढ़कने जैसी गति थी जो मानक जड़त्वीय बहाव को चुनौती देती थी। और सौर विकिरण के निकट से गुजरते समय भी इसकी कोई प्रतिक्रिया न दिखना एक आवरण या कवच का संकेत देता था, शायद कोई ऐसी चीज जो इसे गर्मी से बचा रही हो। फिर सबसे विवादास्पद खोज सामने आई। इसकी सतह की परावर्तनशीलता एल्बिडो कुछ हिस्सों में लगभग पूर्ण पाई गई, जो पॉलिश की हुई धातु के समान थी, न कि चट्टान, न बर्फ, न धूल, बल्कि धातु के समान।
इसके परिणाम खगोल विज्ञान जगत में एक झटके की तरह फैल गए। यदि यह धात्विक संरचित और ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला था, तो हम अब किसी प्राकृतिक वस्तु का अवलोकन नहीं कर रहे थे, हम एक तकनीक का अवलोकन कर रहे थे। अचानक गलियारों में जांच शब्द फुसफुसाने लगा। बीकनयान, यहां तक कि कलाकृति भी। यह विचार कि यह एक एलियन अंतरिक्ष यान हो सकता है, अब केवल षड्यंत्र मंचों तक ही सीमित नहीं रहा। यह अब गुप्त फायरवॉल के पीछे संस्थागत ईमेल में चुपचाप प्रसारित हो रहा था। शायद सबसे निर्णायक सबूत न तो ऊष्मीय उत्सर्जन था, न ही प्रक्षेप पथ और न ही अजीब धातु जैसी ध्वनि, बल्कि वह प्रकाश था। फोटोमेट्रिक विश्लेषण से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। 3i एटलस से आने वाला प्रकाश एक संकीर्ण स्पेक्ट्रम बैंड में केंद्रित था। दूसरे शब्दों में, यह सूर्य के प्रकाश का व्यापक प्राकृतिक परावर्तन नहीं था, बल्कि विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का नियंत्रित उत्सर्जन था। ठीक यही हम एलईडी एरे लेजर संचार प्रणालियों और अंतरिक्ष यान सिग्नल बीकन में करते हैं। इसके अलावा इस बैंड में वे आवृत्तियां भी शामिल थीं जिनका उपयोग पृथ्वी पर संचार और मार्गदर्शन प्रणालियों में अक्सर किया जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि प्रकाश की तीव्रता सौर विकिरण के प्रति बहुत सूक्ष्म रूप से प्रतिक्रिया करती हुई प्रतीत हुई, मानो कोई ऑनबोर्ड सिस्टम इसे वास्तविक समय में समायोजित कर रहा हो। यह अनियमित रूप से नहीं, बल्कि एक विचित्र रुक रुक कर होने वाली स्पंदन के साथ झिलमिला रही थी। खगोलविदों ने ज्ञात सिग्नल मॉडलों के माध्यम से डेटा का विश्लेषण किया। उन्हें जो परिणाम प्राप्त हुए वे निर्णायक नहीं थे, लेकिन अर्थहीन भी नहीं थे। कुछ ने दावा किया कि स्पंदन बाइनरी अनुक्रमों से मिलते जुलते थे। दूसरों ने कहा कि यह एक घूर्णनशील विद्युत स्रोत हो सकता है, लेकिन निष्कर्ष निर्विवाद था। यह कोई निष्क्रिय वस्तु नहीं थी, यह कुछ कर रही थी, कुछ जानबूझकर, और हम इसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहे थे। जैसे जैसे डेटा प्राप्त होता गया, एमआईटी और हार्वर्ड के खगोल भौतिकविदों की एक टीम ने 3 एटलस से आने वाले विद्युत चुंबकीय उत्सर्जन का गहन सिग्नल विश्लेषण किया। पहली नज़र में आवृत्तियां बेतरतीब लग रही थीं, मानो स्पेक्ट्रम में बिखरा हुआ शोर हो। लेकिन जब उन्होंने चक्रीय पैटर्न को अलग करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म का प्रयोग किया, तो कुछ खास बात सामने आई। शोरगुल के बीच एक फुसफुसाहट की तरह एक संरचित दोहराव वाला स्पंदन था, जो इतना सटीक था कि स्वाभाविक नहीं लग रहा था। यह न तो मानक बाइनरी था, न ही मानव तकनीक में प्रयुक्त कोई सामान्य मॉड्यूलेशन, लेकिन इस पर जानबूझकर एन्कोडिंग के स्पष्ट निशान थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक बीकन हो सकता है, एक दोहराव वाला प्रसारण जो पृथ्वी से बाहर के रिसीवरों के लिए लक्षित हो। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह टेलीमेट्री हो सकती है, यानी एक निरंतर डेटा स्ट्रीम जो उस स्थान पर वापस भेजी जा रही है जहां से यह वस्तु आई थी। परेशान करने वाली बात यह थी कि संदेश चाहे जो भी हो, वेब द्वारा पहली बार पता लगाए जाने के बाद से उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। ऐसा लग रहा था मानो 3 एटलस हमसे नहीं, बल्कि किसी और से बात करने की कोशिश कर रहा हो, और शायद उस किसी और ने इसे पहले ही सुन लिया हो। इस खोज की खबर वैज्ञानिक और रक्षा संस्थानों के उच्च स्तरीय अधिकारियों तक तेजी से फैल गई। नासा के भीतर एक गोपनीय रिपोर्ट प्रसारित हुई और फिर एक अज्ञात पत्रकार को लीक हो गई, जिससे पता चला कि शीर्ष अधिकारी पहले से ही वैश्विक अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे थे, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 3 एटलस से कोई खतरा है या नहीं। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क था कि यह हानिरहित है, एक प्राचीन यान जो शायद सदियों पुराना है और तारों के बीच एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर चल रहा है। अन्य इतने आशावादी नहीं थे। उन्होंने ऐसे प्रश्न उठाए जिनका कोई उत्तर नहीं दे सका। यदि यह संचारित कर रहा है तो इसे कौन प्राप्त कर रहा है? यदि यह प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है तो क्या इसमें प्रणोदन भी है? यदि यह जानबूझकर किया गया है तो अब क्यों रिपोर्ट में इस संभावना का उल्लेख किया गया है? हालांकि यह बहुत कम है कि 3 एटलस केवल गुजर नहीं रहा था, बल्कि ग्रहों की स्थिति का अवलोकन और निगरानी कर रहा था। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या यहाँ तक कि उन्नत सभ्यताएं भी। इस संभावना ने पर्दे के पीछे दहशत पैदा कर दी, क्योंकि अगर यह वस्तु अकेली नहीं थी तो कुछ और भी रास्ते में हो सकता था, कोई ऐसी चीज जिसने इसे भेजा हो। 3 एटलस की चमक की गहन जांच से एक क्रांतिकारी परिकल्पना सामने आई कि यह वस्तु केवल ऊर्जा उत्सर्जित नहीं कर रही थी, बल्कि उसका संग्रहण भी कर रही थी। सूर्य से इसकी निकटता के साथ इसके प्रकाश उत्पादन में होने वाले उतार चढ़ाव और रासायनिक प्रतिक्रियाओं की स्पष्ट कमी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अपनी सतह के नीचे अंतर्निहित सौर ऊर्जा संग्रहण प्रणाली या फोटोनिक अवशोषण प्रणाली का उपयोग कर रही होगी। लो और कुछ सिद्धांतकारों ने यह परिकल्पना की कि वस्तु के चारों ओर मौजूद धूल का बादल दोहरी भूमिका निभा सकता है।
एक तो इसकी कृत्रिम संरचना को छिपाने के लिए छलावरण के रूप में, और दूसरा सौर विकिरण को अवशोषित करने के माध्यम के रूप में। यदि यह सच है तो इससे यह संकेत मिलता है कि 3 एटलस एक आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान है, जिसे गहरे अंतरिक्ष में अनिश्चित काल तक यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक तारे से दूसरे तारे तक जाते समय स्वयं को ईंधन प्रदान करता है। यह अवधारणा अंतरतारकीय जांचों के ज्ञात सैद्धांतिक मॉडलों के अनुरूप है। ऐसी मशीनें जो सदियों तक निष्क्रिय रह सकती हैं और केवल तभी सक्रिय होती हैं जब वे किसी ऐसे तारामंडल तक पहुंचती हैं जिसकी जांच करना सार्थक हो। और यदि हमारे सौर मंडल ने उस सक्रियण को प्रेरित किया तो संदेश प्राप्त हो गया। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां जवाब खोजने में जुटती गईं, एक सच्चाई और भी स्पष्ट होती गई। हम तैयार नहीं हैं। अलौकिक संपर्क के बारे में दशकों से चली आ रही अटकलों के बावजूद हमारी राजनीतिक, वैज्ञानिक और दार्शनिक प्रणालियां 3 नेत्रों वाले एटलस के संभावित अर्थ को समझने में पूरी तरह असमर्थ हैं। कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन फ्रांस, जापान और ब्राजील की एजेंसियों से लीक हुए आंतरिक दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि यह वस्तु मात्र एक असामान्य घटना नहीं, बल्कि धीमी गति से हो रही पहली अलौकिक मुठभेड़ हो सकती है। और हॉलीवुड ने हमें जो दिखाया था उसके विपरीत न तो कोई लैंडिंग हुई, न ही आकाश में अचानक कोई चीज़ दिखाई दी, न ही तुरंत कोई जवाब मिला। बस डेटा, बस प्रकाश, बस सन्नाटा। इंटरनेट हर दिन उस वस्तु पर नज़र रख रहा है, फिर भी हर जवाब 2 और सवाल खड़े करता है। अगर यह संपर्क है तो यह उनकी शर्तों पर है, हमारी नहीं। शांत, दूर, बेचैन करने वाला। और शायद यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वह कोई आमंत्रण नहीं हो सकता। यह निगरानी हो सकती है और हमें पहले ही देखा जा चुका हो सकता है। ठीक उसी समय जब खगोलविदों को लगा कि 3 आंखों वाला एटलस एक अनुमानित पथ पर स्थिर हो गया है, तभी कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। इसकी चमक में अचानक तेजी से वृद्धि हुई। यह सूर्य के निकट होने के कारण होने वाली क्रमिक वृद्धि नहीं थी। यह एक अचानक चमक थी जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वास्तविक समय में कैद किया, और कई जमीनी वेधशालाओं ने इसकी पुष्टि की। वस्तु की चमक 2 मिनट से भी कम समय में लगभग 40% बढ़ गई, फिर एक नए ऊंचे स्तर पर स्थिर हो गई। कोई भी प्राकृतिक व्याख्या इन आंकड़ों से मेल नहीं खाती थी। सौर पवन की परस्पर क्रिया का कोई संकेत नहीं था, न ही किसी टक्कर की घटना, न ही कोई विखंडन। ऐसा लगा जैसे किसी ने या किसी चीज ने स्विच ऑन कर दिया हो। यह चमक सिर्फ दिखाई ही नहीं दे रही थी, इसके साथ ही वस्तु के तापीय संकेत में एक परिवर्तन आया, मानो सिस्टम सक्रिय हो गए हों। सिद्धांतकारों ने एक भयावह संभावना व्यक्त की कि यह वस्तु जागृत अवस्था में प्रवेश कर गई है, जो या तो हमारे तारे के निकट होने के कारण या हमारे स्वयं के प्रेक्षणों के कारण उत्पन्न हुई हो। और अगर यह फ्लेयर जानबूझकर किया गया था तो इसका मतलब था कि इसे दिखाया जाना था। असामान्य चमक के तुरंत बाद कई अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा की गई कक्षीय गणनाओं से कुछ और ही पता चला। 3 एटलस अब अपने निर्धारित पथ का सटीक रूप से अनुसरण नहीं कर रहा था। यह थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से, लेकिन मापने योग्य रूप से विस्थापित हो गया था। केवल गुरुत्वाकर्षण ही इस परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता था। यहां तक कि सौर विकिरण दबाव, जिसे अक्सर हल्की वस्तुओं के मार्ग में छोटे मोटे बदलावों के लिए बहाना बनाया जाता है, भी इस बदलाव को स्पष्ट नहीं कर पाया। यह बदलाव जानबूझकर किया गया था, और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि इसका नया पथ किस ओर मुड़ रहा था। सौर मंडल के भीतर गहराई की ओर एक समायोजित झुकाव के साथ, जो इसे पृथ्वी की कक्षा के तल के करीब ले आया था। वह वस्तु अब केवल गुजर नहीं रही थी, असल में उसने अपना रास्ता बदल लिया था। कुछ वैज्ञानिकों ने सावधानी बरतने की सलाह दी और इसे गुरुत्वाकर्षण संबंधी विसंगति बताया, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों ने इस बदलाव को एक पैंतरेबाजी, एक सूक्ष्म मार्ग परिवर्तन के रूप में देखा, जो किसी धूमकेतु या चट्टान ने पहले कभी नहीं किया था। और यदि 3 एटलस सीमित गति या दिशा निर्देशन में भी सक्षम था, तो इसका मतलब था कि हम अब किसी अवशेष को नहीं देख रहे थे। हम एक गतिशील पोत को देख रहे थे, एक उद्देश्यपूर्ण पोत को। जब वस्तु वेब और हबल दूरबीनों पर लगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक उपकरणों की सीमा में आई, तो वैज्ञानिकों ने ऐसे तत्वों और यौगिकों का पता लगाना शुरू किया जिनसे और भी संदेह पैदा हो गया। अत्यधिक परावर्तक मिश्र धातुओं, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आवर्त सारणी में पहले कभी सूचीबद्ध न किए गए यौगिकों से मिलती जुलती स्पेक्ट्रल अवशोषण रेखाओं का पता चला। ये उस प्रकार के पदार्थ नहीं थे जो किसी जमे हुए अंतरतारकीय चट्टान के टुकड़े में पाए जाते हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से बनाया गया था, या कम से कम ऐसी परिस्थितियों में संश्लेषित किया गया था जो प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं होती हैं।
एक स्पेक्ट्रल प्रोफाइल किसी भी ज्ञात रासायनिक प्रक्रिया से मेल नहीं खाती थी, लेकिन क्वांटम पदार्थ प्रयोगशालाओं में प्रस्तावित सैद्धांतिक यौगिकों से काफी मिलती जुलती थी। ऐसे पदार्थ जिनके बारे में माना जाता था कि वे केवल तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों या क्वांटम परिरोध के प्रभाव में ही मौजूद होते हैं। इस खोज से या तो अकल्पनीय आयु का संकेत मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि वस्तु मानव सभ्यता से हजारों वर्ष पूर्व की है, या फिर किसी ऐसी सभ्यता द्वारा हाल ही में निर्मित की गई है जो हमारी सभ्यता से कहीं अधिक उन्नत है। इन पदार्थों की प्रकृति किसी भी संकेत से कहीं अधिक स्पष्ट थी, क्योंकि भले ही हम संदेश को समझ न सकें, संदेशवाहक स्वयं अप्राकृतिक था। जैसे जैसे इस बात के बढ़ते सबूत सामने आने लगे कि इसकी उत्पत्ति अप्राकृतिक है, सरकारों और एजेंसियों ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, हालांकि सार्वजनिक रूप से नहीं, लेकिन स्पष्ट तत्परता के साथ। वेधशाला नेटवर्क पर एन्क्रिप्शन स्तर बढ़ा दिए गए, अनुसंधान टीमों को चुपचाप स्थानांतरित कर दिया गया। कई महाद्वीपों में उपग्रहों के पुनर्संयोजन में अचानक अस्पष्ट वृद्धि देखी गई। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों ने गुप्त रूप से बंद दरवाजों के पीछे आकस्मिक योजना पर चर्चा शुरू की। एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा संघ से लीक हुए एक दस्तावेज से संकेत मिला कि एटलस 3 अकेला आगंतुक नहीं, बल्कि एक खोजी हो सकता है। वस्तु की असामान्य संरचना, उसका स्थिर घूर्णन और अंतरतारकीय दूरियों तक कार्यशील रहने की उसकी स्पष्ट क्षमता से संकेत मिलता है कि इसे दीर्घकालिक अवलोकन यानों के अनुरूप बनाया गया था। लेकिन अगर यह खोजबीन कर रहा था तो यह क्या खोज रहा था? और इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह थी कि आगे क्या हो सकता है। विश्वविद्यालयों, वेधशालाओं और सैन्य कमान केंद्रों में एक भयावह आम सहमति बन रही थी। हम अब ब्रह्मांड में अकेले नहीं थे, और पहला संपर्क शायद कोई बातचीत नहीं बल्कि एक मूल्यांकन हो सकता था। जैसे जैसे अटकलें चरम पर पहुंचती गईं, सेटी संस्थान की एक साहसी टीम ने वह जोखिम उठाने का फैसला किया जो कोई और नहीं उठा सकता था। उन्होंने 3 एटलस के अनुमानित स्थान की ओर एक केंद्रित रेडियो पल्स भेजा। संदेश में सार्वभौमिक गणितीय स्थिरांक आवर्त सारणी और मानवता के बुनियादी दृश्य निरूपण शामिल थे। यह एक ब्रह्मांडीय अभिवादन, एक सतर्क नमस्कार था। दिन बीत गए, फिर 1 सप्ताह कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन जब प्रयोग को एक और अनुत्तरित प्रयास मानकर भुला दिया जाने वाला था, तभी चिल्ली के एक निगरानी स्टेशन ने कुछ अजीब दर्ज किया। एक संकीर्ण बैंड रिटर्न पल्स, आवृत्ति से हटकर विकृत, लेकिन स्पष्ट रूप से मूल संदेश के अनुरूप समयबद्ध। यह भाषा में उत्तर नहीं था, यह प्रतिध्वनि नहीं थी, यह एक पिंग था, एक वापसी संकेत जिसमें इतना विचलन था कि यह निष्क्रिय परावर्तन नहीं था। इसे संसाधित किया गया था, इसे वापस भेजा गया था। लेकिन सेटी टीम को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात संकेत स्वयं नहीं थी, बल्कि इसका समय था, क्योंकि संदेश भेजने के ठीक 72 घंटे बाद प्रतिक्रिया आई। इसका मतलब यह था कि किसी ने न केवल हमारा संदेश प्राप्त किया था, बल्कि उसने देरी का अनुमान लगाकर जानबूझकर जवाब दिया था। रिटर्न पिंग का पता चलने के बाद दुनिया भर की वेधशालाओं में तकनीकी गड़बड़ियां आने लगीं। वेब के इंफ्रारेड उपकरणों ने प्रक्षेपण के बाद पहली बार अनियमित थर्मल मैपिंग दिखाई, और हबल के जायरोस्कोपिक सेंसरों ने स्थिर अभिविन्यास के बावजूद सूक्ष्म उतार चढ़ाव दर्ज किए। जमीन पर मौजूद दूरबीनों में ऐसी चीजें दिखाई दीं जिन्हें शुरू में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, तारों के नक्शों का गलत संरेखण, अस्पष्ट पिक्सेल विकृतियां और 3 नेत्र एटलस पर केंद्रित होने पर डेटा प्रवाह का रुक जाना मानकर नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन ये गड़बड़ियां अचानक नहीं हुईं, ये एक साथ समन्वित तरीके से घटित हुईं, मानो कोई या कुछ नहीं चाहता था कि हम बहुत करीब से देखें। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के भीतर गहराई में स्थित एक गुप्त विचार मंथन समूह से एक सिद्धांत सामने आया। वस्तु केवल संकेत उत्सर्जित नहीं कर रही थी, यह हमें बाधित कर रहा था, चुनिंदा रूप से हस्तक्षेप कर रहा था। इसके परिणाम भयावह थे। एक निष्क्रिय आगंतुक अपनी पहचान नहीं छिपाता, एक खोजी ऐसा करता है। यदि वह वस्तु सक्रिय रूप से यह नियंत्रित कर रही थी कि हम क्या देख सकते हैं और कब देख सकते हैं, तो हम उसे नहीं देख रहे थे। हमें देखने की अनुमति दी जा रही थी, और फिर सन्नाटा छा गया। सिग्नल घटना और तकनीकी खराबी के कुछ ही दिनों के भीतर वेब से अपडेट में देरी हुई, उन्हें प्रतिबंधित किया गया और अंततः उनका मार्ग बदल दिया गया। सार्वजनिक लॉग अब सुलभ नहीं थे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने उपकरण के पुनः अंशांकन के बारे में एक अस्पष्ट बयान जारी किया। नासा ने इस पर टिप्पणी करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि प्रतिष्ठित पत्रिकाएं जो 3i एटलस को बारीकी से कवर कर रही थीं, उन्होंने भी अपनी खबरें वापस लेना शुरू कर दिया या बिना किसी विवरण के तटस्थ सारांश प्रकाशित करने लगीं।
खगोल भौतिकी समुदाय दो भागों में बंट गया। कुछ का मानना था कि एजेंसियां सार्वजनिक करने से पहले इस खोज की पुष्टि करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं अन्य लोगों का मानना था कि सच्चाई पहले ही पुष्ट हो चुकी है और अब इसे दबाया जा रहा है। बचे हुए कुछ स्वतंत्र वेधशालाओं ने जनता के लिए कच्चे डेटा जारी करना शुरू किया, लेकिन ये डेटा जल्द ही गलत सूचनाओं और अटकलों के सैलाब में डूब गए। जो कभी वैश्विक वैज्ञानिक रहस्य था, वह अब एक रणनीतिक संपत्ति बन गया था। और इतिहास ने हमें दिखाया है कि जब सरकारें किसी खोज को गोपनीय घोषित करती हैं तो क्या होता है, सच खामोशी में मर जाता है। जो कुछ वे देख रहे थे उसे समझने के अंतिम प्रयास में खगोलविदों और गणितज्ञों के एक समूह ने पैटर्न पहचान और संभाव्यता सिद्धांत का सहारा लिया। वे अब संचार की तलाश नहीं कर रहे थे, वे इरादे के प्रमाण की तलाश कर रहे थे। और तभी उन्हें सबसे भयावह पैटर्न का पता चला। सौर मंडल में वस्तु का पथ जो देखने में स्वाभाविक लग रहा था, ग्रहों की स्थिति के सापेक्ष प्लॉट करने पर फिबोनाची चाप को प्रतिबिंबित कर रहा था, जो प्रकृति में पाई जाने वाली आनुपातिक सुंदरता का एक प्राचीन सर्पिल है और संयोग से पृथ्वी आधारित कई संचार प्रोटोकॉल में भी मौजूद है। इसके अलावा इसके मार्ग परिवर्तन का समय, प्रकाश की चमक और यहाँ तक कि पिंग प्रतिक्रिया भी अभाज्य संख्याओं के अनुक्रमों से संबंधित थी। इस प्रकार की घटना के स्वाभाविक रूप से घटित होने की संभावना खगोलीय रूप से अत्यंत कम है। इन पैटर्नों को चुना गया था। इसका मतलब था कि यह ऑब्जेक्ट 3 एटलस सिर्फ सौर मंडल में उड़ नहीं रहा था, यह गणितीय सटीकता के साथ नेविगेट कर रहा था, मानो किसी नक्शे या अनुसूची का पालन कर रहा हो। कुछ सिद्धांतकारों ने अब अकल्पनीय बात फुसफुसाकर कही, यह कोई अंतरतारकीय जांच यान नहीं हो सकता, यह एक अंतरतारकीय संदेश हो सकता है जो ध्वनि या प्रतीकों से नहीं बल्कि व्यवहार से बना हो। और हमने अभी अभी पहला शब्द डिकोड किया है। जैसे जैसे भ्रम की धूल छंटने लगती है, एक सच्चाई ऐसी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 3 एटलस महज एक चट्टान नहीं थी, इससे निकलने वाली अप्राकृतिक रोशनी से लेकर इसके द्वारा लौटाए गए संकेत तक, दुर्लभ सामग्रियों से लेकर पथ में सुनियोजित परिवर्तन तक, इस रहस्य का हर पहलू एक ही असहज निष्कर्ष की ओर इशारा करता है। हम बहुत लंबे समय से अकेले नहीं रहे हैं और शायद हमें यह जानने का अधिकार ही नहीं था। आकाशगंगाओं के निर्माण को देखने के लिए बनाया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद किसी ऐसी चीज की झलक देख पाया हो जो पलटवार करने के लिए बनी हो, कोई प्राचीन सुनियोजित और निगरानी करने वाली चीज, किसी दूरस्थ तारामंडल की सुरक्षा से नहीं बल्कि हमारे अपने खगोलीय पड़ोस की दहलीज से। और फिर भी सन्नाटा छाया हुआ है। एजेंसियां बोलने से इनकार कर रही हैं, आंकड़े रोके जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया को इसके लिए तैयार नहीं माना गया है। लेकिन हमें उम्मीद की किरण दिखी, हमने रास्ता खोज निकाला और अब हम वह सवाल पूछते हैं जो सबसे समझदार लोगों को भी डरा देता है। आगे क्या होगा? क्या 3 एटलस महज यहाँ से गुजर रहा था, अपनी यात्रा जारी रखने से पहले हमारी छोटी सी दुनिया का लेखा जोखा कर रहा था, या ये महज कई में से पहला था, एक ऐसा प्रोब जो किसी बड़ी चीज का मार्ग प्रशस्त कर रहा था, कोई ऐसी चीज जो आगे बढ़ने के लिए संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। अंत में शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3 एटलस एक मशीन थी या कुछ और ही। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह आया, उसने देखा और उसने प्रतिक्रिया दी। और अब कहीं ठंडे अंतहीन अंधेरे में कोई चीज अपना ध्यान उस नीले ग्रह की ओर मोड़ रही है जिसने सबसे पहले संकेत दिया था। उलटी गिनती शायद शुरू हो चुकी है और ब्रह्मांड एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि हम केंद्र नहीं हैं, हम प्रेक्षित हैं।